22 जुलाई 2019 इस दिन हमारा इंडिया बड़ी ही धूमधाम से अपने दूसरे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन यानी चंद्रयान 2 को लॉन्च करता है। लेकिन मून की सरफेस पे लैंड करते वक्त विक्रम लैंडर का क्रैश और $136 मिलियन का ये मिशन पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। इसरो के साइंटिस्ट की सारी मेहनत बर्बाद। ठीक 4 साल बाद यानी 13 जुलाई 2023 को इंडिया वापस चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर से क्रैश हो जाएगा? चंद्रयान 3 पूरा होगा या फिर चंद्रयान 2 की तरह नाइस ट्राई वाला अटेम्प्ट ही बन के रह जाएगा? इस मिशन और इसकी हिस्ट्री को डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग मिड जुलाई तक होनी है। India's ambitious attempt at making space history ended. How ISRO lost contact with lander Vikram. भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चंद्रयान 2 इंडिया का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। इस मिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स थे, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। ऑर्बिटर एक बॉक्स शेप्ड क्राफ्ट होता है जो मून के पोलर ऑर्बिट में 100 किलोमीटर यानी कि 62 माइल्स की एल्टीट्यूड पे ऑर्बिट करता है। ये अपने साथ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करता है जो लूनर सरफेस और उसके इन्वायरमेंट्स को स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये स्पेस नेटवर्क और लैंडर से कम्युनिकेट करता है और मून के लूनर टोपोग्राफी, माइनरोलॉजी, एलिमेंटल अबंडेंस, एक्सोस्फीयर और सिग्नेचर ऑफ वाटर आइस को मैप करता है। ये कॉम्प्लेक्स टर्म सुन के घबराइएगा नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका मास 2379 kg था और ये 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी करता था जो लूनर टोपोग्राफी, माइनरोलॉजी, एलिमेंटल अबंडेंस और वाटर आइस को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। ये 1000 वॉट्स तक की पावर जनरेट कर सकता था और इसका मिशन लाइफ 1 साल का था। लैंडर वो हिस्सा है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होता है और मून पे लैंड करता है। इसमें 4 लेग्स होते हैं जो लैंडने के वक्त लगने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एक रॉकेट इंजन भी होता है जो इसकी स्पीड को कम और कंट्रोल कर सकता है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स और कैमरास भी हैं जो इसको ऑब्स्टेकल से बचाने और सेफ लैंडिंग साइट ढूंढने में मदद करते रहते हैं। इसमें 4 और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मून की सरफेस, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और सीज्मिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। इसमें एक रैंप भी है जो रोवर को रिलीज करता है। इस लैंडर का मास 1471 kg था और ये 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी करता था। ये 650 वॉट तक की पावर जनरेट कर सकता था और इसका मिशन लाइफ एक लूनर डे यानी कि धरती में होने वाले 14 दिनों के बराबर था। इसको मून के साउथ पोल के आसपास लैंड करना था जहाँ पे परमानेंटली शैडोज रीजन में वाटर आइस की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रोवर वो हिस्सा है जो लैंडर से बाहर आता है और मून पे मूव करता है। इसमें 6 व्हील्स हैं जो रफ टेरेन पे ड्राइव कर सकते हैं। इसमें एक सोलर पैनल भी है जो सनलाइट की पावर जनरेट कर सकता है। इसमें 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो मून के रॉक्स और सॉइल को एनालाइज कर सकते हैं उन पे लेजर शूट करके। इसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा और इमेजेस को लैंडर को भेज सकता है। चंद्रयान 2 के फेलियर के मेन रीजन लैंडर के गाइडेंस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया जा रहा था। गाइडेंस सिस्टम वो है जो लैंडर को बताता है कि कैसे मूव करे और कहाँ जाए। ये सेंसर्स, कैमरास, इंजन्स और थ्रस्टर्स का यूज करता है लैंडर की स्पीड, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका सॉफ्टवेयर गाइडेंस सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देता है। जब लैंडर मून से लगभग 2.1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था तभी उसके फाइन ब्रेकिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाता है। इस ग्लिच की वजह से लैंडर अपना ओरिएंटेशन लूज कर देता है और अपनी प्लान ट्रेजेक्टरी से भटक जाता है और ये मून पे लगभग 600 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से क्रैश हो जाता है। ये मिशन एक पार्शियल सक्सेस जरूर थी क्योंकि ये अपने ऑर्बिटल ऑब्जेक्टिव्स का मेजॉरिटी हिस्सा तो अचीव कर लिया था लेकिन चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। लेकिन इस मिशन ने इंडिया के नेशनल प्राइड और स्पेस कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बूस्ट किया और साइंटिस्ट के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और भी मोटिवेशन आ गई। इसरो ने इस फेलियर को एज ए लर्निंग लिया और कमबैक करने का डिसाइड किया। अगले साल एक नए लैंडर और रोवर के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का प्लान बनाया। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। चंद्रयान 2 के फेलियर के कारण टेक्निकल ग्लिचेस और एरर्स को ओवरकम करने की जरूरत थी जिसके बिना चंद्रयान 3 पॉसिबल ही नहीं था। साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए लूनर सरफेस पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग को इंश्योर करना होगा जो कि बहुत डिफिकल्ट और रिस्की ऑपरेशन है। यहाँ पर सक्सेसफुली लैंड अभी तक सिर्फ 3 कंट्री कर पाई हैं, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। इंडिया को चंद्रयान 3 कंप्लीट करने के लिए मून के इस हार्श एनवायरनमेंट से डील करना होगा क्योंकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई थी। इसीलिए पब्लिक और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन और प्रेशर भी साइंटिस्ट के ऊपर होंगी। ये मिशन दूसरे
कंट्रीज से कम्पीट कर रहा होगा जो लूनर एक्सप्लोरेशन परस्यू कर रहे थे, जैसे चाइना, जापान, रशिया और यूएस। फाइनली कुछ चेंजेस के साथ चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये चंद्रयान 2 का रिपीट जरूर है, लेकिन इस बार इस मिशन में सिर्फ एक लैंडर और रोवर होगा। लैंडिंग साइट वही होगी जो पिछले मिशन के लिए थी, यानी कि मून के साउथ पोल के आसपास। इस बार इसके लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्रूव किया गया है और भी ज्यादा टेस्टिंग और सेंसर्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में डिफरेंस क्या होगा। जैसा मैंने बताया कि इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर होगा, कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा। ये कम्युनिकेशन और टेरेन मैपिंग के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही यूज करेगा, जो पहले से ही मून के ऑर्बिट में। एक और डिफरेंस ये है कि चंद्रयान 3 में लैंडर पे ज्यादा सेंसर्स होंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो चुका था और चंद्रयान 3 के लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए ज्यादा सेंसर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंडर की ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन बता पाएंगे। इसमें एक की जगह 2 लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरास होंगे और इस मिशन में चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में कम पेलोड्स होंगे। अब ये पेलोड्स क्या होता है? पेलोड्स स्पेसक्राफ्ट या लैंडर के द्वारा लिए जाने वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट होते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के कॉन्टेक्स्ट में लैंडर के पेलोड्स और लूनर सरफेस पर इन सीटू एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जाने वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को ही रेफर करते हैं पेलोड से। अब इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स क्या है भाई? यहाँ पे इन सीटू एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है जो एक्सपेरिमेंट्स लूनर सरफेस पे कंडक्ट किए जाएंगे। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ एक पेलोड होगा जिसका नाम शेप है, जबकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 9 पेलोड्स थे। लैंडर और रोवर पेलोड्स चंद्रयान 2 के जैसे ही होंगे, बस लैंडर पे एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA होगा। विक्रम लैंडर 4 साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी करेगा, जिसमें पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एट एटमॉस्फेयर, रामभा, बहुत बड़ा नाम है। ये पेलोड एक रेडियो इंस्ट्रूमेंट है जो लूनर आयोनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी और टेम्परेचर मेजर करेगा। लूनर आयोनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर चार्ज पार्टिकल्स और गैस की बहुत थिन लेयर्स है जो मून को सराउंड करके रखती हैं। ये पेलोड हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि मून सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करता है। दूसरा पेलोड है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि चैस्ट जो भी है। ये पेलोड एक थर्मल प्रोब है जो लूनर रेगोलिथ का हीट फ्लो और थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेगा। लूनर रेगोलिथ फाइन डस्ट और रॉकी डेब्रिस की एक लेयर होती है जो लूनर सरफेस को कवर करती है। ये पेलोड हमें ये समझाने में हेल्प करेगा मून का टेम्परेचर डेप्थ टाइम के साथ चेंज कैसे होता है। तीसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सीस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA। ये पेलोड एक सीज्मोमीटर है जो मून क्वेक्स या ट्रेमर्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करेगा। अब ये सीज्मोमीटर क्या होता है? सीज्मोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, एक्सप्लोजन से होने वाले ग्राउंड मोशन को मेजर करता है। ये यूजुअली एक सीस्मोग्राफ बनाने के लिए एक टाइमिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ कंबाइन किया जाता है। ये अर्थक्वेक और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल पुल से और मून के इंटीरियर कूलिंग के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपनी रीडिंग को मेजर करता है और हमें बताता है। ये पेलोड हमें मून का स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन समझने में भी हेल्प करेगा। चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये पेलोड बेसिकली मिरर्स का एक कलेक्शन है जो अर्थ या दूसरे स्पेसक्राफ्ट से आने वाली लेजर बीम्स को इफेक्ट करेगा। ये पेलोड हमें लैंडर के डिस्टेंस और पोजीशन पे हाई एक्यूरेसी मेजर करने में हेल्प करेगा। अब प्रज्ञान रोवर 2 साइंटिफिक पेलोड्स कैरी करने वाला होगा, जिसमें पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS। ये पेलोड एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो लूनर रॉक्स और सॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज को शूट करके उनका केमिकल कंपोजिशन मेजर करेगा। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली फास्ट मूविंग हीलियम एटम्स होते हैं जो रॉक्स और सॉइल के एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं। एक्सरेज हाई एनर्जी लाइट रेज होती हैं जो रॉक्स और सॉइल के एटम्स को एक्साइट कर सकती हैं। रॉक्स और सॉइल से एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज की एनर्जी और इंटेंसिटी को मेजर करके ये पेलोड हमें उनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और दूसरा पेलोड है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS। ये पेलोड एक और स्पेक्ट्रोमीटर है जो लूनर रॉक्स और सॉइल उन पे एक लेजर बीम शूट करके उनका केमिकल कंपोजिशन मेजर करेगा। लेजर बीम से रॉक्स और सॉइल पे एक प्लाज्मा या एक हॉट गैस का आयनाइज्ड एटम बनेगा। प्लाज्मा अलग अलग कलर्स या वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, डिपेंड करता है उसमें कौन से एलिमेंट्स कितनी वैल्यू पे प्रेजेंट है। प्लाज्मा से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करके ये पेलोड हमें रॉक्स और सॉइल में प्रेजेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इस मिशन की ड्यूरेशन मिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। इसरो के अकॉर्डिंग लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक लूनर डे यानी कि लगभग 14 धरती में होने वाले दिनों के बराबर एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि लैंडर और रोवर मून पे लगभग 2 हफ्ते तक ऑपरेट करेंगे। डिपेंड करता है पावर और कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो इससे ज्यादा भी रिसर्च कर सकते हैं।
जैसे कुछ पहले के लूनर मिशंस ने करके दिखाया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को रिलीज करने के बाद मून के ऑर्बिट में रहेगा। ये लैंडर और अर्थ के बीच कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट का काम करेगा। ये अपने शेप इंस्ट्रूमेंट से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मिशन लाइफ इसरो ने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन ये कुछ महीने या कुछ साल तक हो सकता है, डिपेंड करता है उसके फ्यूल और फंक्शनिंग पे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या और कैसे आउटकम्स और इम्प्लीकेशंस होंगे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें से सबसे पहला है साइंटिफिक गेम। अगर चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो हमें लूनर सरफेस पे एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिल जाएगा। हम लैंडर और रोवर पेलोड से डेटा और इंसाइट्स भी गेन करेंगे। ये हमारा मून के जियोलॉजी, एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, स्पेशली साउथ पोल रीजन में जहाँ पर वाटर आइस प्रेजेंट हो सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। अगर चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो हमें अपने लैंडिंग सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को रिलायबल और इफेक्टिव प्रूव कर देंगे। हम अपनी लैंडिंग कैपेबिलिटी को भी वैलिडेट कर देंगे मून और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पे। ये न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए लूनर एक्सप्लोरेशन और दूसरे मिशंस के लिए हमारे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को एडवांस्ड करेगा। तीसरा है फाइनेंशियल रिटर्न। अगर चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो हम मिशन में इन्वेस्ट किए गए पैसे और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे। मिशन कॉस्ट लगभग 615 करोड़ यानी करीब $85 मिलियन का एस्टिमेटेड है, जो इंडियन गवर्नमेंट और टैक्स पेयर से फंडेड। ये पैसे एक वर्थ वाइल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंडेवर पे स्पेंड हुए होंगे। चौथी है रेपुटेशनल बूस्ट। अगर चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो एक स्पेस फेयरिंग नेशन के तौर पे हमारा नेशनल प्राइड और प्रेस्टीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी और पब्लिक से भी प्रेज और एडमिरेशन मिलेगी। हम अपना कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर देंगे एक स्पेस पावर के तौर पे, और अपनी कैपेबिलिटीज की प्रूफ होंगी। और इन सब के अलावा भी हमें इस सक्सेस से एक बहुत बड़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। हम इस मिशन में इन्वॉल्व चैलेंजेस, रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ओवरकम कर चुके होंगे। हम मून और अपने स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहे होंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन होगा जो इंडिया को और हम सभी लोगों को प्राउड फील कराएगा।